फिर अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेजबान रज़ा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, सेट पे मेरे साथ सूफी ब्रदर्स भी मौजूद है, उनकी तरफ चलूंगी। जी अब जी क्या कलाम है? वालेकुम अस्सलाम। आज क्या कलाम है जो आप लोग पेश कर रहे हैं? कौन सी? चलिए जी जी। हमको सहारा दीजिए, हम सबको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना। सर डूब दे दिल को सफीना याद आता है, सर डूब दे दिल को सफीना याद आता है, और नबी का नाम सुनते ही मदीना याद आता है। हमको सहारा दीजिए सरकार सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए। आप भी न संभालेंगे तो गिर जाएंगे हम, आप भी न संभालेंगे तो गिर जाएंगे हम, ये समझ लीजिए टूटी हुई दीवारें हम। हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना। अरे एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना। दिखा दे आई लाई वो मदीना कैसी दिखा दे आई लाई वो मदीना कैसी हस्ती है, रात दिन मोहे तेरी रहमत बरसती है। हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, सरकार मदीने में बुला दो नहीं लेते, सरकार मदीने में बुला दो नहीं लेते, और सरकार मदीने में बुला दो नहीं लेते, सरकार मदीने में बुला दो नहीं लेते, और दामन में गरीबों को छुपा दो नहीं लेते। हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए, और हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना। और एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना। ओ देता हूँ आसिता तुम्हें उन प्यारे नवासों का, देता हूँ आसिता तुम्हें उन प्यारे नवासों का, और सदका हमें दीजिए करबल के प्यासों का, दीजिए करबल के प्यासों का। अरे अब डूब न जाए कहीं, अब डूब न जाए कहीं, और ये मेरा सफीना अब डूब न जाए कहीं, ये मेरा सफीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे सूफी ब्रदर्स और हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ेंगे और आगे भी बात करेंगे। मैं ज़रा अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब की तरफ भी जाऊँगी। अल्लामा साहब, ये ज़कात के हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए। लोगों के बड़े सवालात इसी हवाले से आते हैं, हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या सवाल एक तो मैं चाहूँगी कि उसकी जो हम बात करते हैं कितने तोला तादाद के हवाले से एक तो बात बता दें, और दूसरा ये भी बताइएगा इसमें
कि जो ज़कात है उस पे सबसे पहला हक किसका है? कि आजकल हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को ज़कात नहीं भी लगती, लोग उन्हें भी ज़कात देने लग गए हैं क्योंकि गुर्बत बहुत बढ़ गई है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो इस वक्त माशरे की है, इसमें क्या जायज़ है उन लोगों को भी ज़कात देना जिनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है? जी, ज़कात यकीनन उसी को दी जा सकती है जो लेने का हकदार हो। ओके। अब अगर वो लेने का हकदार है तो बिल्कुल दी जा सकती है। सादात को ज़कात नहीं है। सही। माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, औलाद, उनकी औलाद और उनकी औलाद, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। सही। बीवी शोहर को, शोहर बीवी को नहीं दे सकते। ठीक हो गया। इसके अलावा ये कि जो आपके इर्द गिर्द ख़ानदान में, आपके पड़ोस में, आपके जो घर में मासियाँ काम करती हैं, जो आपके इदारों में मुलाजमीन काम करते हैं, आपके मातहत हैं, उनमें से जिसको आप महसूस करते हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया। मैं थोड़ा इसी वजह से आ रही थी कि आपने कहा कि जैसे घर में मुलाजिम हैं या मेड्स हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा इसमें भी फर्क है। होता ये है कि जैसे मेड्स वगैरह जो काम कर रहे हैं घर में, या मुलाजिम जो आए हुए हैं, वो कहीं ऐसे रूरल एरिया से आए हुए हैं, जैसे ठीक है कि जी वो गांव वगैरह में से आए हुए, और वहाँ उनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनके अपने घर हैं, उनकी अपनी जायदादें। वो यहाँ पे एज लेबर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके अपने अपने घर हैं। जिनके घरों में काम कर रहे हैं शायद वो खुद रेंट के घर में रहते हों। ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? देखिए, ऐसी सूरत में वो ज़कात लेने के अहल नहीं रहेंगे जी। अगर उनकी मिल्कियत में उनके अपने मकानात हैं और उसके बाद फिर वो इजाफी आमदनी के लिए वो ये काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में। क्योंकि ज्यादातर तो हम कराची में तो ऐसा ही है ना, कराची में तो आप देखें और जो दीगर जो शहर वगैरह उनमें तो यही है कि जो आपके मेड्स वगैरह जो घर में काम कर रहे हैं, जब उनसे पूछो, या जैसे होता है ना कि कोई और वर्कर्स हैं जो थोड़े दूसरे दर्जे के काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनका ये मामला सामने आता है कि उनके अपने घर हैं पीछे जहाँ से वो आए हुए देही इलाकों में, उनके अपने वहाँ पे जमीनें हैं जिसमें वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन शहरों में आए हुए वो रहने के लिए। असल में एक नफ्सियात भी है जी आने वालों की। जी। वो जितने भी आने वाले हैं वो सब ये बताते हैं बड़ी जमीन है जी। लेकिन अगर वो जो यहाँ काम कर रहे हैं उससे आप उनके इस बयान की अथेंटिसिटी को भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो ऐसा होता तो क्या वो ये सब कुछ कर रहे होते। तो नहीं, लेकिन वो शौक है ना शहर में रहने का, बस इसलिए भी नफ्सियात की आपने बात की, तो नफ्सियात ही ना, शौक है शहर में रहने का, उसमें रहना वहाँ नहीं है, घर वहाँ है, जमीन वहाँ है, वहीं से आ रहा है सब कुछ, लेकिन रहना शहर के अंदर है इसलिए, और उसके गुजारे बसर के लिए यहाँ पे वो जहाँ 100% इत्मीनान हो, जी, जहाँ आपको पता है कि कोई ऐसा जरूरतमंद है कि कोई बेवा है, कोई ऐसा शख्स है जिसके मतलब माली हालात कुनबा बड़ा है, कफील एक है, जहाँ माली हालात तंग हो, वहाँ पे ज़कात दी जा सकती है। और ज़कात में कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे यहाँ ये होता है कि एक आदमी की ज़कात निकली 50,000 रुपए, और वो 50,000 रुपए की उसने तकसीम ये की कि 10 आदमियों में बांट दी, तो किसी का भी कुछ नहीं हुआ। सही। ज़कात जिसको दी जा रही कम से कम इतनी तो दी जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अगले साल वो ज़कात मांगने वाला ना रहे। अच्छा। उसकी मईशत का पहिया चल पड़े। ज़कात का मकसद लोगों को भिखारी बनाना नहीं है, बल्कि ज़कात का मकसद लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। तो अगर आपकी ज़कात निकलती है ज्यादा तो आप किसी एक शख्स को दें, इतना दें कि अगले साल वो ज़कात मांगने वाला ना रहे। और ज़कात की जो तादाद है वो भी मैं चाहूंगी एक दफा जरा बता दीजिए, सोने और चांदी के हवाले से जो है। जी। सोना अगर आपके पास 7.5 तोला या उससे ज्यादा है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, और ये 7.5 तोला से जायद पर सिर्फ नहीं होगी बल्कि ओवरऑल जो सोना होगा उसके ऊपर। इसी तरीके से चांदी है, अगर 52.5 तोला या उससे जायद है तो फिर ओवरऑल आपकी जो चांदी है उसके ऊपर ज़कात वाजिबुल अदा होगी। अगर सोना और चांदी दोनों मिकदार से कम है, सोना 7.5 तोला से और चांदी 52.5 तोला से, तो फिर ज़कात नहीं है। वो चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में है, आपका घर है उस पर ज़कात नहीं है, आपकी गाड़ी है उस पर ज़कात नहीं है, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में उस पर कोई ज़कात नहीं है।
अच्छा, एक सवाल आया है कॉलर की तरफ से, वो पूछ रहा ये है कि अच्छा ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि जो कमेटी लोग डालते हैं, ठीक है, तो वो उन पैसों पे भी ज़कात होती है, या तो कमेटी अगर जैसे खुल जाती है फॉर एग्जांपल पूरी, तो वो जब हासिल हो जाएगी तब होगी, या वो चल रही है तो उस दौरान भी हो सकती है? जी। ज़कात उस माल के ऊपर होती है जो आपके कंट्रोल में है। जब तक वो माल आपके कंट्रोल में नहीं आ जाता, उस वक्त तक ज़कात उस पर नहीं होगी। वाजिब नहीं होती। ठीक हो गया, बड़े जबरदस्त सवाल के जवाब हम ले रहे हैं अलामा साहब से, और वो दे भी रहे हैं। मेहमान की तरफ भी चलूंगी जी आगे, आफ्ताब भाई की तरफ। अच्छा आफ्ताब भाई, हम अपने हर मेहमान से ये सवाल करते हैं और आपसे भी पूछेंगे, आपको आपके बचपन में ले जाते हैं थोड़ा सा। ये बताइए कि आपको याद है कि आपने अपना पहला रोजा कब रखा था? बहुत छोटा था। और आपको पता ही है कि बच्चे बहुत शौक से रोज़े रखते हैं। हाँ और जी। ज़बरदस्ती रखते हैं। हाँ जी। माँ बाप की ख्वाहिश के बगैर भी, कि माँ बाप कहता है कि अभी एज नहीं हुई या कमज़ोर हो जाएगा, प्यास लगेगी, एक डार का रोज़ा रखा जाता था बचपन में, सही। या आधे दिन का रोज़ा रखा जाता था। वो वही उस ज़माने का है। हाँ। उसी तरह हमने भी अपना बचपना गुजारा है। जिस वक्त शौक़ बहुत होता था। हम 5 भाई थे। हम 3 भाई जो थे उसमें बड़ा नमाज का जो ना कंपटीशन होता था। बाकायदा पेपर पर लिख के किसने कौन कौन सी नमाज मिस की है, पढ़ने वाले का तो होता ही था। तो वो एक हम तीनों भाइयों में बड़ा कंपटीशन चलता था। तो बचपन तो अच्छा गुजरा, मगर जवानी में थोड़ा सा मैं पीछे हुआ। जब जिम्मेदारियाँ आई या स्टूडेंट लाइफ थी या प्रैक्टिकल लाइफ में आए। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं वापस अमेरिका से 91 से आया हूँ, तो वो रोज़े नमाज सारी चीज़ें वो चल रही हैं। ज़कात के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे बेइंतहा फिलंथ्रापी होती है। और पाकिस्तान चंद एक मुल्कों में से है जहाँ पे लोग दिल खोल के जो है ना ज़कात और खैरात ये कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में ज़कात हर उस चीज़ के ऊपर है जो आपका एसेट है, जो आपकी इनकम है और जिससे इनकम होने का चांस है। और फिर आप देखें कि जो ज़कात हम लोग सारे लोग जो दे रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर पे जा रहे हैं। और पिछले कई अरसे से हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा ज़कात दी जाती है, क्योंकि लोगों का ये ट्रस्ट है, ईमान है कि वहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम होता है। इसी तरह कुछ और इदारों को दी जाती है ज़कात। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को और आपके आसपास जो लोग हैं वो उनका हक बनता है। मगर इसमें ये ज़रूरत इस बात की है कि ये ज़रूर चेक करना चाहिए। जब ज़कात हम दे रहे हैं तो बिल्कुल उसका चेक होना चाहिए कि मुस्तहिक अफराद तक वो ज़कात पहुँचनी चाहिए। क्योंकि मैंने यही इसलिए भी देखा ना कि हमारे घरों में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो पीछे से तो वेल्दी होते कुछ होते हैं, कुछ वो नहीं तो होते शहरों में आए हुए बस अपने शौक के लिए एट टाइम्स हम अब आप ज्यादातर देखें देखते कि हैं। पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह शहरों में इफ्तार कराए जा रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लोग बहुत दिल खोल के जो है ना रमज़ान के महीने में इबादतें भी कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला के साथ बिजनेस भी कर रहे होते हैं। अल्लाह ने कहा ये बिजनेस तो मेरे साथ है। जिसने अल्लाह के साथ बिजनेस किया वो नुकसान में कभी भी नहीं रहा। बिल्कुल, ये तो बिलाशुबा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह की राह में आप जितना खर्च करते हैं उसी का दिया हुआ है। मैं तो खुद कहती हूँ, लेकिन आप जितना खर्च करते हैं आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ से अल्लाह ताला आपको दे देते हैं वापस। एट टाइम्स आप अलमारी खोलते ना खुद, तो ऐसा लगता है आपको कि हाँ ये पैसे तो मैंने कभी रखे नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। तो ऐसा भी होता है कि जब आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते तो अल्लाह ताला आपको गैब से इतनी ज्यादा मदद करता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। ये आपने बिल्कुल सोला ने सही बात की है, पता ही नहीं चलता। मगर शर्त यह है कि आप दिल से अल्लाह के राह में जो है ना उसके साथ बिजनेस करें, उससे साफ कहा अल्लाह ताला ने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने जब हम ज़कात और इस पे आ गए थे, मेरा सवाल वहीं से थोड़ा सा था कि जब आपने बचपन में पहला रोज़ा रखा तो उस तक आपको याद है कोई शरारत आपने की हो, कुछ छुप के कुछ खा लिया हो, कुछ हो? ज्यादा सख्त अम्मी थी, अब्बू थे? नहीं, अम्मी अब्बू तो होते ही हैं। मगर आप देखें रोज़े का हुस्न ये है कि आप अकेले भी होते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, और खौफ खुदा ऐसा होता है, ये बचपन से इतना जहन में बैठ जाता है, आप रोज़ा में कुछ गलत काम नहीं करना चाहते। ना आपका पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, आप पानी भी पी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मौज़ा है कि जब इंसान मुसलमान रोज़ा रखता है तो वो पूरे नमाज़ों के साथ और एहतियात के साथ ये होता है कि मकरू ना हो जाए रोज़ा। तो वो बचपन में तो वो आदत माँ बाप ने डाल दी थी, हमारी अम्मी ने ख़ास तौर से, कि रोज़े में क्या एहतियातें की जाती हैं। और बचपन की नमाजें, रोज़े जो है ना, बेशक कभी अगर गैप भी आ जाए ना तो आगे जाके ना वो काम ज़रूर आती हैं।
तो है। और एक और चीज़ जो है ना, जो हम जो जिस चीज़ से दूर हैं, अलामा साहब बैठे हुए हैं, वो हम अरबिक से दूर हैं। हमको अरबिक जो है ना एज ए लैंग्वेज, एज ए ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती। वो बहुत बड़ा अलमिया है हमारी ज़िंदगियों में कि हम कुरान सुनते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, 98-99% लोग जो है ना अरबी को नहीं समझते। तो क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको एज ए लैंग्वेज, जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, और बचपन का जो हार्डवेयर होता है, उस बचपन में जो बच्चे के अंदर जो हार्डवेयर होता है वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें ये मेरी पूरी ख्वाहिश होगी, और जैसे हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सीरत नबी के ऊपर बड़ी बात की और कहा कि मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी किया कि 9th and 10th के इस्लामोफोबिया के हवाले से बात हुई, रियासत मदीना के हवाले से बात हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह अब जब नेक्स्ट टाइम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं उनसे भी, और वो ख़ुद भी यकीनन चाहते होंगे कि अरबिक जो है ना एज ए लैंग्वेज पढ़ाई जाए, ताकि हमें कुरान का सही मानों में तर्जुमा और तफसीर पता हो जाए। हम जो दूर हैं और जो हमारे यहाँ बुराइयाँ आई हुई हैं, उसकी वजह यह है कि हम कुरान पढ़ना तो जानते हैं, सुनना भी जानते हैं, मगर उसका मतलब नहीं मालूम। नहीं, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात आपने की है। मुझे मालूम है कि आपने आगे भी जाना है। मुझे ब्रेक से पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो भी दे दीजिए आज के हवाले से। पैगाम सिर्फ एक है कि हमें इंसानियत, इंसाफ, ईमान, आइन और कानून के साथ खड़ा होना है। हमने पाकिस्तान को उस जगह लेके जाना है जहाँ इसका हक बनता है। हमने अपने मुफादात के खातिर और अपने पॉलिटिक्स के खातिर जो है ना पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, और जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वो मुल्क जो है ना बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, और अवाम को लीडर ही बनाते हैं। हम बेसिकली एक हजूम है, उसको एक कौम बनाना है, और वो कौम बनाने के लिए जो जद्दोजहद इमरान खान साहब ने शुरू की थी, बीच में ये गैप आ गया, मगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये हुजूम जो है कौम बन के उभरेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारे यहाँ होना यही चाहिए कि हम सबको एक कौम बनना है, हुजूम से बाहर निकल कर आना है, क्योंकि वही कौमें कामयाब भी होती हैं और आगे भी जाती हैं जो एक साथ यूनिटी के साथ खड़ी होती हैं। ये नहीं कि अपने अपने मफाद के लिए। और हम बाहर जाते हैं जितने भी ममालिक में, हमने वहाँ देखा है, वहाँ ये नहीं होता कि जी लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जी रीजन वाइज किसी उस पर बात कर रहे हों या प्रोविंशियल वाइज बात कर रहे हों, वो एक नेशनलिटी पे बात करते हैं, नेशनलिज्म पे बात करते हैं, और नेशनलिज्म ही इंसान को देखिए रिदा, जो बचपन में आपने बात की, जो बचपन में हम सीखते हैं वो फिर आगे आके बैक ऑफ द माइंड पे वो बैठा होता है। आज जो हमारी नई यूथ और जनरेशन है वो क्या देख रही है कि इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब है। तो वो हम अपने आने वाली जनरेशन्स के साथ भी ना बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे तो जारी है, हम बात भी कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाबात भी ले रहे हैं, आपको भी शामिल कर रहे हैं, कॉल्स आपकी भी, सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब सिद्दीकी भाई, आपका शुक्रिया अदा करूँगी। बाकी मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन मैंने एक वक्फे पे भी जाना है नाजरीन, तो एक ब्रेक पे जाऊँगी, कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।